नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल आर के मैथ पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं लेकर के रिप्रेजेंट हुआ आप सभी लोगों के लिए एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, जो फिजिक्स का है माय डियर फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे इस स्फेरिकल मिरर को कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप भी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर हम जो वक्त दे रहे हैं उस वक्त को इतने ज़बरदस्त तरीके से हम यूज करेंगे कि दोबारा मुझे इसके लिए वक्त लेने की आवश्यकता न पड़े। तो आइए पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो आइए चलते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी गोली दर्पण क्या होता है। तो अब दर्पण की बात करते हैं। गोली दर्पण तो मैं क्या कहूंगा कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ पाया आप? तो आइए समझते हैं इसे फिगर के माध्यम से। सपोज कर लीजिए कि यह कोई एक गोलाकार क्या है, कांच का टुकड़ा है, खोखले गोले कांच का टुकड़ा है। तो अब गोलेकार का है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, तो ये रहा इसका सेंटर। अब समझिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें इसे बोलते हैं सेंटर। समझ में आ गई बातें? केंद्र। अब देखिए ध्यान से, इस वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, उभरा हुआ, यह उभरा हुआ भाग है। जिसे उभरा हुआ मतलब उभरा में उठा हुआ क्या है, उठा हुआ, इसलिए उठा है तो इसे बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। ठीक है। अब समझिए ये दबा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इसे ये कौन सा भाग है? दबा हुआ भाग है। क्या है? दबा हुआ भाग, जिसे क्या कहते हैं? अवतल। क्या कहते हैं? अवतल। अवतल माने दबा हुआ। मैटर समझ में आ गया? इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। इसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो आइए पढ़ते हैं हम आगे। दबे हुए भाग को अवतल, उभरे हुए भाग को उत्तल कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए अब हम इस कांच का जो गोलाकार खोखला था उसे हम काटेंगे और उसे 2 रूपों में बांटेंगे। ठीक है। किस प्रकार से, ये देखते रहिए, नज़रों को बना के रखिए, आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्या, इसे हम 2 रूपों में बांट देते हैं। फाइन, इसे हम 2 रूपों में बांट दिए। एक का नाम है क्या, एक को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसे? कन्वेक्स मिरर, जिसे बोला जाता है क्या, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। एक होता है माय डियर फ्रेंड्स क्या, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, जिसे बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। मैटर समझ में आ गया? एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। मैटर समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या बोले थे कि गोली दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है आपका कन्वेक्स मिरर, दूसरा है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है। अवतल दर्पण। अब ध्यान समझिए, अब इन 2 व्यक्ति तो आ गए इस दुनिया में। अब ये दुनिया में आए तो ये अपना पहचान कैसे बनाए? आपको पता ही होगा कि आप भी सोसाइटी में आए हुए हैं, इस संसार में आपने जन्म ले लिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका नाम कब होगा? जब आप कुछ काम करेंगे तब होगा। नाम उसी का होता है जो काम करता है। क्लियर है? तो आइए समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पे हम ये बात जानेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जो काम करेगा उसी का नाम होगा। कौन सा क्या काम कर रहा है, यह नाम लेके हाजिर होता है। समझ ध्यान से, गोली दर्पण को हमने क्या बताया था, एक उभरा हुआ भाग था, एक दबा हुआ भाग होता। मैटर समझ में आ गया? उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तल, और दबे भाग को कहते हैं अवतल। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसको ज़्यादा बनेगी, किसका नाम होगा माय डियर फ्रेंड्स? तो जिसे जानेंगे वह काम करेगा, जो काम करेगा वही जाना जाएगा। तो समझिए मेरी बात, उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का वह भाग, फिर सुन लीजिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके
दबे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करने लगे तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए समझते हैं इसे और जबरदस्त तरीके से। इस फिगर के माध्यम से हमने बनाया क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्या, गोलाकार कांच का, खोखला गोलाकार कांच का एक भाग है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे कलर कर दिया, दबे हुए भाग को मैंने कलर कर दिया, कलई कर दिया, तो अब देखिए ध्यान से, उभरा हुआ भाग क्या होता है, ये परावर्तक का कार्य करेगा। यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये कार्य करेगा, ठीक है। तो जब यह परावर्तक कार्य करेगा, जैसे ये एक लाइन होगी जिसे बोलते हैं क्या हमारे फ्रेंड, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब जब आई गया तो जान जाइए कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये है मुख्य अक्ष जिसे बोलते हैं मेन लाइन। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है माय डियर फ्रेंड्स, दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। फाइन, आइए समझिए ध्यान से। तो अब इधर देखिए, ये क्या था, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, हमने बताया था आपको कि दर्पण जिस गोलेकार खोखले गोलेकार का भाग होता है उसके केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र। दूसरी बात, यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे कहलाता है पोल, यानी जिसे कहते हैं क्या, ध्रुव। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ध्यान समझिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष जाता है वह बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से जाता है वह बिंदु उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मैटर समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या, तो समझिए ध्यान से। हमने आपसे क्या बताया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करने लगता है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आगे बात करेंगे आपसे अवतल दर्पण क्या होता है, तो आइए समझिए ध्यान से अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका इस प्रकार से है। यह क्या है, गोलाकार कांच का भाग है जिसके बाहरी भाग को हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। उभरे हुए भाग को कलई कर दिया। दबा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तक का कार्य करेगा। जो कंडीशन ये थी सेम चीजें वही हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, पोल होता है, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। दूसरी बात आप समझिए, यहाँ पे ये पोल हो गया और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष का एक डेफिनेशन और निकल के आता है क्या, कि वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर के जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसका, कि वह रेखा जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटती है वह रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। फाइन, मैटर समझ पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो समझिए ध्यान से, अवतल दर्पण की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अवतल दर्पण क्या होता है, तो ध्यान समझिए, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे, जिसका दबा हुआ भाग क्या करे, परावर्तक का कार्य करे। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे वह दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर सुन लीजिए, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा दबा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करने लगे, तो इस प्रकार से निर्मित दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, यह सेंटर है, ये क्या है, ध्रुव है। दोनों बातें हमने जिक्र कर लिया। मुख्य अक्ष के बारे में बता दिया, ध्रुव क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, सारी बातें जान गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। आइए चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे माय डियर फ्रेंड्स, इसे इरेज कर देते हैं। तो अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, सम इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं, आइए उन लोगों को भी हम जान लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम बस एक दर्पण लेंगे, गोली दर्पण का एक ही भाग लेंगे, सारा मैटर समझ लेंगे। समझ ध्यान से,
ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, अभी जस्ट हमने जिक्र किया था माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जवाब होगा क्या, अवतल दर्पण। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि इसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया गया और दबा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तक का कार्य करेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है, जानेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। क्लियर मैटर समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब समझिए यहाँ क्या होता है, पोल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैटर समझ में आ गया। देखिए गोली दर्पण जिस गोलेकार खोखले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मैटर समझ में आ गया। तथा इधर समझिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो दूरी होती है, यहाँ से ये जो दूरी होती है इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आर से। समझ पाए आप अच्छे तरीके से, फिर समझ लीजिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ध्यान समझिए, गोली दर्पण का वह भाग जिस गोले खोखले का भाग होता है उसकी त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मेरे समझ में आ गया, क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैटर समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड। इसे क्या कहते हैं, हमने बताया था पी फॉर पोल यानी कि ध्रुव, और ये होता है क्या, इसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्या, वक्रता केंद्र। ठीक, अब समझिए ध्यान से, अब मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, समझिए ध्यान से। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, देखिए ध्यान से। अब इसमें एक और होता है कंटेंट, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, जैसे ये आई और टकराई, तो टकराने के बाद क्या होती है, टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से जाती है मुख्य अक्ष पे ऐसे। फिर ये आई टकराई, कहाँ से जाती है, यहाँ से अगर भेजे, ये आई टकराई और यहाँ से गई, फिर सेंड किए यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स, क्या आई और टकराने के बाद यहाँ गई। मैटर समझो इस पॉइंट पे। तो यानी कि हम क्या कहते हैं, समझिए ध्यान से बातों को, अगर अनंत से कोई किरण आ रही है यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, यानी इसे कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यफ से प्रदर्शित करते हैं। मैटर समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स, कोई डाउट? तो यह फिगर इस प्रकार से निकल के आ गया। क्या, समझिए ध्यान से आप अच्छी तरीके से, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, इसके बाद हम फिगर बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या, इधर समझिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। आइए समझते हैं, समझ गए होंगे तो आइए बात कर लेते हैं इस फिगर को। अब हम बना लेते हैं बारीकी तरीके से, एक बार फिर समझते हैं इसे, समझिए ध्यान से। क्या, ये हो गया दर्पण, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, गोलाकार कांच का भाग हो गया, इसे हम ऐसे कलई कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये क्या कहलाएगा जरा बोलिए तो, यह कहलाएगा मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं पोल, ये कहलाता है मुख्य अक्ष। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सी का मतलब वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या होता है, फोकस, मुख्य फोकस। समझ गए होंगे आप बात अच्छी तरीके से, समझे ध्यान से। वक्रता केंद्र क्या होता है, हमने बताया था कि दर्पण, ये जो है भाग, जिस गोले खोखले का भाग होता है उसका केंद्र, इस भाग का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फाइन। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती हैं क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कहते हैं क्या, मुख्य फोकस।
इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कहते हैं क्या? वक्रता केंद्र। मैटर समझ पाए आप? अच्छे से समझ जाइए सारे मैटरों को। इसे कहते हैं ध्रुव। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो बस यही चीजें हैं। अब समझिए ध्यान से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। समझ पाए आप अच्छे से? अब समझ यहां से, मुख्य फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या? फोकस दूरी। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो सारा मैटर समझ में आ गया, सारी डिफरेंसेस समझ में आ गई होगी अब तक। तो आइए समझिए ध्यान से। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ों को जबरदस्त तरीके से समझ पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई डाउट हो तो यूट्यूब का दिया हुआ कंटेंट क्या है, कमेंट बॉक्स, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे तरफ से भेज दीजिए इस यूट्यूब चैनल आरके मैजिक मैथ पे माय डियर फ्रेंड्स। उसे हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि उसे सॉल्व करें रिटर्न। लेकिन आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। बने रहिए इस वीडियो में, आज सिखा के भेजेंगे। ये पढ़ लीजिए कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना ही है। आइए देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया माय डियर फ्रेंड्स? फिर सुन लीजिए, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण। समझ ध्यान से, यह क्या था? होता है दर्पण। तो अगोलीय दर्पण का वह गोलीय दर्पण जिस गोलेकार खोखले का भाग होता है, उसके केंद्र को उस गोलेकार वाले भाग का वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। फाइन। मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से ध्रुव को मिलाती है, वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। या फिर इसे डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दूसरी बात, मुख्य फोकस बता ही दिया आपको। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ध्यान समझिए कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन एक और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कि जिस गोले खोखले का भाग, वह दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या उस गोलेकार खोखले वाले भाग का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फाइन। ये डेफिनेशन था। इसका हमने दो डेफिनेशन दिया। क्या? कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात करेंगे फोकस दूरी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो फोकस दूरी क्या कहलाता है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बने रहिए इस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्या अगले टर्म में? क्या कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। तो हेडिंग लगा लीजिए। क्या माय डियर फ्रेंड्स? वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, क्या हेडिंग है? हेडिंग बन गई आपकी, दिख रहा है? ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकस दूरी एंड फोकल दूरी एंड कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। फाइन। आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में, देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसमें रिलेशन निकालेंगे। किसके माध्यम से निकालेंगे हम इसमें रिलेशन? इस फिगर के माध्यम से। देखिए ध्यान से, एक तो सर्वप्रथम हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्या? ये एक मिरर हो गया। कौन सा मिरर? अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गई क्या? इसका मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। समय ध्यान से, ये हो गया मुख्य अक्ष।
मेरे समझ में आ गया? ये हो गया मुख्य अक्ष। इसे बोलते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स? पोल। एकदम आराम से समझिए, इसे बोलते हैं क्या? यहाँ पे हो गया इसका वक्रता केंद्र C, ठीक है, मैटर समझ में आ गया? अब समझिए ध्यान से, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो जाएगा इसका क्या? फोकस। ठीक, ये था वक्रता केंद्र, ये था इसका पोल। समझ पाए अच्छे से? कोई डाउट माय डियर फ्रेंड्स? तो समझते रहिए। क्लियर है? एक बात समझ जाइए, ये फिगर कंसीडर हुआ। अब समझिए, एक पॉइंट नोट करने वाली बात है क्या, कि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु पर, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा, समझ ध्यान से, दर्पण को तथा वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा दर्पण पे सदैव अभिलंब होती है। ये बात याद रखिएगा। क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? अभिलंब होती है। मैटर समझ में आ गया? क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। मैटर समझ में आ गया? अब समझिए, हम एक दर्पण ले लेते हैं जिसका नामकरण कर देते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स? M1 M2। क्लियर है? अब ये जहाँ पे मिली हैं, इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? इसे मान लेते हैं कि ये B है, और ये रेखा A गई है, ये रिफ्लेक्ट के आगे मान लेते हैं F तक। कोई डाउट? समझिए मेरी बात। तो इसमें क्या लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया, ठीक है, मैटर समझ में आ गया, जिसका मुख्य अक्ष पर क्या है? वक्रता केंद्र C, फोकस F, और क्या है? ध्रुव P है। मैटर समझ में आ गया? अब समझिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए जरा, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे? समझिए ध्यान से। तो आपको पता होगा कि मुख्य समांतर आती है, तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात अभिलंब तथा ये कौन सी किरण? इसको आप पढ़ेंगे क्या? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। मैटर समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड? कौन सी किरण? आपतित किरण। ठीक है, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। समझ ध्यान से, आपतित किरण, और ये क्या था? अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे अभिलंब। मेरे समझ में माय डियर फ्रेंड्स? तो आपतित किरण था अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परावर्तन के नियमानुसार एक कांड क्या बनेगा? यहां से लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार, क्या माय डियर फ्रेंड्स? परावर्तन के नियमानुसार क्या? कि एंगल यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी मैं बोल सकता हूं क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर है? अर्थात एंगल ABC बराबर एंगल क्या? एंगल ABC बराबर एंगल किसके? CBF के। क्लियर है? दूसरी बात, अब एक जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और बन रहा है, वो क्या है? ये दो टू पैरेलल लाइंस हो गई, इनको एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है। आपको पता है कि जब कोई दो अगर समानांतर रेखा है, उसे अगर कोई एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है, काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है, तो उसमें बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जरा बताइए, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल किसके? इसके हो जाएगा हमारे डिफरेंस क्या? एंगल BCF के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्या मैं बोल सकता हूँ? एंगल BCF के। कैसे? एकांतर कोण। किससे? एकांतर कोण से। मैटर समझ में आ गया? तो आप जरा देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? त्रिभुज किसमें? अतः त्रिभुज CBF में क्या हो जाएगा? CBF में
मैं ये बोल सकता हूँ सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अगर कोण के सामने वाली भुजा है तो उस कोण के बराबर होती है, ये बात आपको पता। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लेंगे क्या, अतः ट्रायंगल CBF में, ठीक है। एक बात समझ जाओ, अगर माय डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को अगर फिजिक्स का जो अगर न्यूमेरिकल है, जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन अगर आप बच्चे समझ पाएंगे तो न्यूमेरिकल आसानी सॉल्व कर पाएंगे, ये श्योर एंड सर्टेन है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा, इसका जो मेन पर्पज होता है, मेन कंडीशंस कहाँ से होता है, कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती, ये बात आप जानिए। अगर आपको डेरिवेशन समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बात जान दिए कि डेरिवेशन में मैथमेटिक्स का पूरा फुल कंटेंट यूजिंग होता है। क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ट्रायंगल थ्योरम लगा इसमें, तो ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई होगा। इसके कई भी कंटेंट अभी मैं रिलेशन दिखाऊंगा आपको आगे भी, जिसमें कि मैथमेटिक्स का कंटेंट यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी बेस्ट है, यानी कि ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तो ट्रायंगल थ्योरम का पूरे अच्छे तरीके से पढ़ डालिए एक बार फिर से, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए समझते हैं, तो त्रिभुज CBF में यानी ट्रायंगल CBF में क्या हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा उस कोण के बराबर, जैसे कि ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, FB है, तो FB के क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इक्वल होगा, क्या होगा, FB के ये क्या होगा, इक्वल होगा, कौन सा, एंगल C। तो हम कह सकते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स, जरा देखिए यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एंगल, समझ ध्यान से, इस वाले एंगल में, इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इस वाले देख लीजिए, एंगल क्या, एंगल BCF बराबर, एंगल BCF बराबर एंगल किसके, ये हो जाएगा एंगल CBF के। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, CBF के, मेटर समझ में आ गया, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। फाइन, आगे समझ ध्यान से कैसे, यहाँ पे इक्वेशन इन दोनों को देख लीजिए, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैटर समझ में आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स, अतः अब क्या हो जाएगा, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि CF बराबर किसके, FB के, क्या हो जाएगा, FB के, जो CF होगा वो FB के इक्वल होगा। मैटर समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ें इसे हम मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मैटर समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब समझ ध्यान से, अगर मैं ये बोलूँ आपसे क्या कि बिंदु B अगर P पर स्थित हो तथा इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो, कम हो, तो क्या हो माय डियर फ्रेंड्स, कम हो तो क्या बनेगा, आइए समझ ध्यान से, कम हो तो माय डियर फ्रेंड्स, कम हो तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यदि बिंदु B सॉरी फॉर इट माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से, यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के समीप तथा समीप हो, क्या लिखेंगे, समीप हो तथा वक्रता कम हो तो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कम हो तो क्या हो जाएगा, जब कम होगा माय डियर फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि FB बराबर क्या, FB बराबर किसके हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, FB बराबर FP के। क्लियर है, FB बराबर FP के हो जाएगा। मैटर समझ में आ गया, FP के हो जाएगा। मैटर समझ में आ गया, चलिए ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं अब लिखूंगा यहाँ से क्या, आपको बता दूंगा कि मुझे रिलेशन दिखाना किस में, गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या
आर में संबंध निकालना था। तो समझ ध्यान से, आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ध्यान से, सी से लेकर के एफ यानी ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। ठीक है, मुख्य फोकस था ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस यानी फोकस दूरी कहते हैं। मेरे समझ में आ गया कि नहीं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मेरे समझ में आ गया। इसी में संबंध निकालना, तो हम क्या लिख सकते हैं माय डिफरेंस, लिखेंगे क्या कि CP बराबर क्या, CF प्लस FP। समझ में आ गई बातें। तो आप देखिए ध्यान से, CF बराबर क्या है, FB है, और FB बराबर क्या है, PF है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गई बातें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण मैं से बोल सकता हूँ क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, CP बराबर CF की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, FP प्लस FP, यानी कि CP बराबर क्या हो जाएगा, 2FP हो जाएगा। मेरे समझ में आ गया। वैल्यू आगे पुटअप कर दिए। CP का मान कितना है, CP R बराबर 2, FP क्या है, स्मॉल f है, फोकस दूरी। यानी कि रिलेशन क्या निकल के आ गया कि मैं बोल सकता हूं कि F बराबर R/2। ये होता है क्या, इन दोनों में रिलेशन। मेरा समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड। तो यानी एक डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं क्या कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी माय डियर फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे इसे एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, समझिए ध्यान से। परावर्तन के नियमानुसार हमने क्या किया था, सर्वप्रथम M1 M2 एक दर्पण लिया। कैसा दर्पण, अवतल दर्पण, जिसमें मुख्य समांतर एक किरण भेजी जो कि फोकस से होके गई। मैटर समझ में आ गया। तथा वक्रता केंद्र से दर्पण पे एक रेखा खींचा जो कि अभिलंब का काम करेगी। मैटर समझ में आ गया। तो अभिलंब तथा जो किरण आ रही है वो आपतित किरण कहलाती। तो आपको पता होगा कि परावर्तन के नियम में पढ़ाए थे माय डियर फ्रेंड्स कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। मैटर समझ में आ गया। तो आगे देखिए ध्यान से, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि एंगल क्या, एंगल ABC बराबर एंगल CBF हो जाएगा। एंगल ABC यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये बराबर होगा किसके, CBF के। मैटर समझ में आ गया। आप समझ ध्यान से। दूसरी बात, अगर कोई दो रेखा समानांतर हो तो उसे अगर कोई तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो उसमें बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, कौन सा नियम भैया, आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में मैथमेटिकल्स वाला कंटेंट में। मैटर समझ में आ गया। तो आगे समझिए ध्यान से। तो मैं बोल सकता एंगल ABC बराबर एंगल किसके, एंगल BCF के, एंगल BCF के एकांतर कोण के अनुसार बराबर होंगे। अब समझ ध्यान से, यहां से देखा जाए तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया, इसलिए मैंने लिखा क्या, अतः त्रिभुज CBF में क्या, एंगल BCF बराबर एंगल CBF। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से भी कह सकते हैं। तो यानी कि जब ये कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इसी कोण के बराबर है तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल BCF बराबर एंगल CBF के। ठीक, अब समझ ध्यान से, आपको पता होगा कि अगर कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली जो भुजा होगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आइए इक्वल कर लेते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा कि CF बराबर FB के। मैटर समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें कंटेंट ये मान लेते हैं, यदि कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि यदि बिंदु B ध्रुव के समीप स्थित हो तथा वक्रता क्या हो, इसकी जो वक्र है, ये जो वक्र मतलब ये क्या है, कम हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जब कम हो जाएगा तो जो आपका क्या होगा, FB होगा वह FP के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि FB बराबर
पी के। फाइन, आगे देखिए ध्यान समझिए, आगे यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से इधर माय डियर फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे मुझे चूंकि क्या चाहिए, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में, वक्रता त्रिज्या आर में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस क्या, सी एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। तो सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी हमने यहाँ लिखा समीकरण, था समीकरण 2 से, इक्वेशन इससे एंड इक्वेशन इससे, समझ में आ गई बात है। इधर देखिए जैसे सी एफ बराबर एफ बी है और एफ बी बराबर क्या है आपका एफ पी है, तो हम कह सकते हैं कि एफ पी बराबर सी एफ होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे बराबर, अब सी एफ के जगह पे हमने क्या रख दिया, एफ पी रख दिया, ये बन जाएगा एफ पी मिला कितना एफ पी, 2 एफ पी। तो सी पी बराबर 2 एफ पी। तो सी पी का मान क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है, यहाँ पे रख दिए, और एफ पी की दूरी कितनी है, एफ है स्मॉल, तो एफ हो जाएगा, इसलिए आर बराबर 2 एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यही होता है दोनों में रिलेशन माय डियर फ्रेंड्स, किसमें, फोकस दूरी आर तथा फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आर में संबंध होता है, ठीक है।